सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यार से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे भाई कार्डियक साइकिल। इसके बाद हम ईसीजी के बारे में भी बात कर रहे होंगे, उसके बाद हम डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे, रिलेटेड टू द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट भी हम लोग चर्चाएं कर रहे होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो आपका टॉपिक है वो है आपका कार्डियक साइकिल। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, बिकॉज यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत कंसेप्चुअल बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं एंड मेरिट सेटिंग क्वेश्चंस यहां से बन रहे होंगे। तो हम कई सारे सवाल भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो मेरे भाई लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जिससे कि हम पूरा फोकस चीजों को समझने पे दे सकें। जैसा कि यहां पर नाम ही जो है टॉपिक का, ये आपको सब कुछ बता रहा है, कार्डियक साइकिल। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है दैट इवेंट्स अकरिंग इन वन हार्ट बीट आर इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब अगर हार्ट एक बार धड़क रहा है पूरा का पूरा, तो उस धड़कन के दौरान, एक धड़कन के दौरान जो भी चेंजेस आपके हार्ट में हो रहे हैं, जो भी चीजें, जो भी इवेंट्स आपके हार्ट में हो रही हैं, इन्हें हम कार्डियक साइकिल के इवेंट्स कहते हैं। यानी हम अभी ये देखने वाले हैं कि जब दिल एक बार धड़कता है तो उस दिल में क्या क्या हो रहा होता है। सिंपल सी ये बात है। यानी जब दिल एक बार धड़केगा, मैंने आपको बताया था कि एक मिनट में एवरेज आपका दिल कितनी बार धड़कता है, 70 से 75 बार धड़कता है। एवरेज नंबर अगर आप निकालेंगे तो 72 निकल करके आएगा। यानी एक मिनट में आपका दिल 72 टाइम्स बीट कर रहा होता है, 72 बार धड़क रहा होता है। यानी कि अगर आप काउंट करें कि एक बार दिल कितनी देर में बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकंड्स में, तो एक बार बीट करने में इसे कितना टाइम लगेगा, लगभग 0.8 सेकंड्स का टाइम लगेगा। यहां पे अगर आप देखें तो कार्डियक साइकिल की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, लगभग 0.8 सेकंड के आसपास होती है। कैसे काउंट किया, एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। यस, ये हम सबको पता है सर। और मेरे भाई आप यहां पर जानते हैं कि एक मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़कता है, एवरेज 72 बार धड़कता है। 60 सेकंड में अगर आपका दिल 72 टाइम्स धड़क रहा है, तो इससे आप काउंट कर सकते हो लगभग 0.8 सेकंड में एक बार आपका दिल धड़क रहा होगा। सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अब ये जो ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल की, इसमें से भी आपको एक चीज समझनी होगी, दैट इज अ सिस्टोल एंड डायस्टोल। यहां दो शब्द हैं। सिस्टोल मतलब जब आपका दिल धड़क रहा है, यानी जब दिल के चैम्बर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे हमने कहा सिस्टोल। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन पे भी आना पड़ेगा, यानी वो जो चैम्बर्स हैं रिलैक्स्ड भी होंगे। तो जब चैम्बर्स पिचक जाएं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, इसे हम कहते हैं सिस्टोल। और जब ये जो चैम्बर्स हैं ये नॉर्मल हो जाएं, अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएं, इसे हम कहते हैं डायस्टोल। यानी दिल धड़क रहा है, सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल। तो सिस्टोल को हम लोगों ने क्या कह दिया, कॉन्ट्रैक्शन कह दिया, यहां पर चैम्बर्स धड़क रहे हैं। एंड डायस्टोल को हमने क्या कह दिया, रिलैक्सेशन कह दिया, यहां पे चैम्बर्स दोबारा अपनी नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन पर जा रहे हैं। समझ लीजिए ऊपर के दो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं जिन्हें हमने कह दिया एट्रिया या ऑरिकल्स, और ये हार्ट के नीचे के दो बड़े बड़े चैम्बर्स हैं जिन्हें हमने कह दिया वेंट्रिकल्स। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना, फिर ये क्या करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। फिर ये जो ऑरिकल्स से सिग्नल है ये वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स आपके क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, और फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब ऑरिकल्स धड़क रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑरिक्यूलर सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोल। ऑरिकल या एट्रिया धड़क रहा है तो ऑरिकल का सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोल। जब ये दोबारा रिलैक्स पोजीशन में आ गए तो ऑरिक्यूलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकल धड़क रहे हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल नॉर्मल पोजीशन पे आ गए तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये आपको देखने को मिलता है। यानी कोई भी चैम्बर, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल हो, अगर धड़क रहा है तो सिस्टोल, अगर रिलैक्स हो रहा है तो डायस्टोल। धड़क रहा है तो सिस्टोल और रिलैक्स हो रहा है तो डायस्टोल। तो यहां पर भी अलग अलग चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एंड रिलैक्स हो सकते हैं, यानी ये सिस्टोल एंड डायस्टोल दिखा सकते हैं। गुरुजी ये बात हमें समझ में आ गई, मतलब समझ में आ गया यहां तक जितनी भी बातें आपने बताई हैं उन सबका। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल को मैंने 8 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जैसे पिज्जा होता है। तो यहां पर जैसे समझ लीजिए एक पिज्जा है, ये उसकी फर्स्ट स्लाइस है, सेकंड स्लाइस है, थर्ड स्लाइस, फोर्थ स्लाइस, फिफ्थ स्लाइस, सिक्स्थ स्लाइस, सेवंथ स्लाइस, एट्थ स्लाइस। 8 टुकड़े हैं, है ना। और बाहर की साइड भी टुकड़े हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े आपके यहां। तो एक पिज्जा मान लीजिए इसको, जिसको मैंने 8 टुकड़ों में काटा हुआ है, करेक्ट। अब यहां पर आप एक चीज को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं सिस्टोल की और एट्रियल सिस्टोल की, आराम से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिस्टोल की, यानी एट्रियल सिस्टोल की।
तो इस 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में, टोटल 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ये सिर्फ 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल में जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ये सिर्फ 0.1 सेकंड करता है, बाकी 0.7 सेकंड ये रिलैक्स्ड पड़ा रहता है। यानी एट्रिया की मैं बात करूं, अंदर वाले सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये है एट्रिया का सिस्टोल, बाकी पूरा रिलैक्स्ड पड़ा हुआ है ये है डायस्टोल। यानी सिर्फ 0.1 सेकंड अगर एट्रिया धड़का है तो 0.7 सेकंड आपका क्या है, रिलैक्स्ड पड़ा हुआ है। 0.1 सेकंड अगर आपका एट्रिया धड़का है तो 0.7 सेकंड आपका क्या पड़ा हुआ है, आपका रिलैक्स्ड पड़ा हुआ है। गुरुजी ये बात समझ में आ गई। अगर वेंट्रिकल की मैं बात करूं तो वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए धड़कता है। 0.3 सेकंड के लिए अगर धड़कता है, 0.3 सेकंड के लिए अगर धड़कता है तो बचे हुए 0.5 सेकंड, 0.8 में से 0.3 सेकंड अगर वेंट्रिकल धड़कता है तो 0.5 सेकंड क्या होगा, आपका रिलैक्स्ड पड़ा रहेगा, रिलैक्स्ड पड़ा रहेगा। अब यहां पर इस सर्कल से कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूं कैसे। अगर मुझे कोई सवाल पूछे, अंदर वाला जो सर्कल है ये है एट्रिया, बाहर वाला सर्कल है वेंट्रिकल, और जो आपका शेडेड पार्ट है इससे मैंने कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है, जो खाली खाली पार्ट है इससे मैंने रिलैक्सेशन दिखाई है। यानी जो हरा पार्ट है ये है सिस्टोल, बाकी पूरा है डायस्टोल, जो हरा पार्ट है ये सिस्टोल, बाकी पूरा है डायस्टोल। गुरुजी ये बात हमें चमक गई है। अगर कोई पूछे कि एट्रिया कितने टाइम के लिए धड़कता है 0.8 सेकंड में से, हम कहते हैं कि 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया धड़कता है, और उसके बाद ये जो 0.7 सेकंड्स बची हैं इसमें रिलैक्स्ड रहता है। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया धड़का, 0.7 सेकंड्स रिलैक्स्ड रहा, करेक्ट। दूसरा, वेंट्रिकल कितनी देर के लिए धड़कता है? 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड के लिए आपका वेंट्रिकल धड़कता है, और 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्स रहता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यहां पर हमें इस ज्ञान पूर्वक जो हमने एक डायग्राम बनाया है इससे क्या देखने को मिला कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिर्फ एट्रिया ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल उस टाइम पे रिलैक्स्ड है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिर्फ वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया उस टाइम पर रिलैक्स्ड है। और यहां पर ये जो आपका आधा सर्कल है इसमें ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना वेंट्रिकल, यानी ये आधा टाइम जो है 0.8 में से 0.4 सेकंड जो है इसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। यानी यहां पर दोनों ही डायस्टोल में है, जॉइंट तरीके से दोनों ही डायस्टोल में है, ना एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ना वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों के दोनों ही रिलैक्स्ड पाए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल, दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। यस, तो 0.1 सेकंड के लिए आपका एट्रियम धड़का, 0.3 सेकंड के लिए आपका वेंट्रिकल धड़का, एंड मेरे भाई 0.4 सेकंड ऐसा टाइम था जब ना एट्रिया धड़का ना वेंट्रिकल धड़का, इसे हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अगर कोई पूछे एट्रिया के डायस्टोल का टाइम बताइए, एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए धड़का तो 0.7 सेकंड रिलैक्स रहा, वेंट्रिकल सिर्फ 0.3 सेकंड के लिए धड़के तो 0.5 सेकंड आपके रिलैक्स रहे। इसी प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ती रही। सारे सवालों के जवाब हमारे पास आज के दिन में हैं। जॉइंट डायस्टोल कितना है? 0.4 सेकंड, जहां कोई भी नहीं धड़क रहा। इस वाले खाने में एट्रिया धड़क रहा है, इन 3 खानों में आपके वेंट्रिकल धड़क रहे हैं, यहां कोई ना कोई धड़क रहा है। इस आधे सर्कल में 0.4 सेकंड में कोई भी नहीं धड़क रहा, दिस इज जॉइंट डायस्टोल। एट्रिया कितने टाइम के लिए धड़का? 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए धड़का? 0.3 सेकंड। सारा का सारा डेटा हमारे सामने इस छोटे से डायग्राम से क्लियर होता जा रहा है, इतना हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ये सारा डेटा हमें क्लियर है कि एट्रिया कितना धड़का, कितना रिलैक्स रहा, वेंट्रिकल कितना धड़का, कितना रिलैक्स रहा, जॉइंट डायस्टोल कितना है, और कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या है। सारी बातें हमें समझ में आ गई, इसमें सर हमें कोई परेशानी है ही नहीं। इसी चीज को अगर मैं आपको एक डांस के माध्यम से समझाऊं, आराम से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स छोटे छोटे, ये है एट्रिया या ऑरिकल्स। ये हार्ट के नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं बड़े बड़े, इन्हें हम कह रहे हैं वेंट्रिकल्स। मैंने कहा शुरू के 0.1 सेकंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल रिलैक्स पड़ा हुआ है। सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल तो आपका रिलैक्स पड़ा हुआ है, ये तो डायस्टोल में है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल डायस्टोल में है। बाद में क्या हुआ? एट्रिया रिलैक्स हो गया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। शुरू की 0.1 सेकंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल आपका रिलैक्स्ड, बाद में आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया 0.3 सेकंड के लिए, एट्रिया रिलैक्स्ड, और बाद में दोनों रिलैक्स्ड। क्या यही कार्डियक साइकिल है? यस गुरुजी, यही तो कार्डियक साइकिल है। स्टेप नंबर 1, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड। स्टेप नंबर 2, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स्ड। स्टेप नंबर 3, दोनों रिलैक्स्ड। जब हमने शुरू किया था तो दोनों रिलैक्स थे,
फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स, यानी दोबारा से प्योर रिलैक्स स्टेट आ गया, जॉइंट डायस्टोल आ गया, फिर से एट्रिया धड़केगा, वेंट्रिकल रिलैक्स, फिर से वेंट्रिकल धड़केगा, एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स, यानी दोबारा से इनिशियल स्टेट आ गया, फिर ये वाली स्टेट, 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 एंड सो ऑन। 3 आपने डांस के भंगड़े के स्टेप किए एंड आपका पूरा कार्डियक साइकिल आपके टिप्स पे आ गया, आसानी से आपको याद होता चला गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। यस गुरुजी, बात चमक गई। इसी बात को यहां पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और प्यार से समझेंगे, बहुत प्यार से। देयर इज अ लॉट टू लर्न अबाउट दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है मेरे भाई, खोल के रख देंगे हम, बहुत प्यार से समझ में आएगा। आराम से मेरी बात को सुनना। कार्डियक साइकिल में जो अभी हमने डांस किया है, रेमो डिसूजा बने हैं, उसी को मेरे भाई हमें यहां पर सीखना है। यह आपका दिल है, यह आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर्स को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वही 4 चैम्बर हैं जो हमने यहां पर बनाए हैं। यहां पर हमने देखा कि ये जो आपका हार्ट है, ये आपका राइट साइड है ना? तो यहां पे आपकी ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाएगी। ये आपका लेफ्ट साइड है, यहां बाइकस्पिड वॉल पाई जाएगी। और यहां पर भी आपकी वॉल्स पाई जाती हैं। ये जो राइट साइड है, इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा होगा। कौन लेकर के जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाएगी, है ना? और ये जो लेफ्ट साइड में आपका ब्लड है, इसे बॉडी में भेज रहे होंगे हम लोग, कौन लेकर के जाएगी? मेन आर्टरी यानी एरोटा लेकर के जाएगी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये आपका क्या है? एरोटा है। यस, एरोटा है। तो इनमें क्या पाई जाएगी? इनमें भी वॉल्स पाई जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? सेमी लूनर वॉल्स कहा जाता है। सेमी लूनर वॉल कहा जाता है। आधे चांद जैसी इनकी शेप होती है, तो इन्हें सेमी लूनर वॉल कहा जाता है। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ। लूनर का मतलब होता है मून। हाफ मून जैसी आपकी यहां पर वॉल पाई जाती है, और बाद में जैसे पूरा मून होता है, हाफ मून जैसी यहां पर आपकी वॉल्स पाई जाती है ना? इनको खोल करके जब आप इन्हें खोलोगे तो ब्लड इस साइड में चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। बंद है तो ब्लड आगे नहीं पहुंच पाएगा। करेक्ट है। अब इस ज्ञान का हम क्या करें गुरुजी? अभी बताता हूं, आराम से सुनिएगा। आराम से इस ज्ञान को जो आपने जुटाया है, इसको आराम से सुनिएगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है। मैं कह रहा हूं सबसे पहली चीज, जब आपने नया नया अभी कार्डियक साइकिल को शुरू किया है, तो सबसे पहला फेज है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब हार्ट एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में पाया जा रहा है। ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में आपका हार्ट पाया जा रहा है। दिस इज जॉइंट डायस्टोल। तो यहां पे राइट साइड जो है, इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एंड लेफ्ट साइड जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, हमें पता है। ये ब्लड जो है आपकी यहां पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुली होती हैं, तो ये ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में चला जाता है खुद ब खुद। तो यहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल जो है ये रेस्ट पे होते हैं, ये आपके रिलैक्स्ड होते हैं दोनों के दोनों। लेकिन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों की दोनों ओपन होती हैं। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों ओपन होती हैं। तो क्या होता है? 70% जो आपका ब्लड है ये वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो 70% वेंट्रिकल भर जाता है। ये जो वेंट्रिकल है इसकी 70% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो चुकी है। वेंट्रिकल्स की 70% वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो चुकी है। गुरुजी 70% वॉल्यूम तो खुद ब खुद ऑक्यूपाई हो गई है, क्योंकि ये वॉल्स आपकी खुली हैं। ठीक है। सेमिलूनर वॉल्स क्लोज्ड हैं, यानी अभी ब्लड आगे नहीं बढ़ रहा है, इनसे फर्दर आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले पूरा वेंट्रिकल भर जाए। अभी वेंट्रिकल 70% भरे हैं, पहले पूरा वेंट्रिकल भर जाए, फिर हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, तब जाके ब्लड आपका फुचुक करके बाहर निकलेगा ना, बहुत तेजी से रश करेगा। इसलिए हम अभी नहीं चाहते कि आपका ब्लड आगे चला जाए, हल्के फ्लो के साथ ही चला जाए, क्योंकि इसे पूरी बॉडी में जाना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्यादा प्रेशर लगाएं। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हल्के प्रेशर से ब्लड अंदर आने दे रहे हैं। 70% वेंट्रिकल भरा है। जब वेंट्रिकल 100% भर जाएगा तो हम इसको पिचकाएंगे, एंड उसके बाद ब्लड को हम आगे भेजेंगे, तब ये वॉल्स खोलेंगे। अभी हमने वॉल्स बंद कर रखी है कि भाई हल्के प्रेशर के साथ हम ब्लड को आगे ना भेज रहे हो। 70% वेंट्रिकल हमने बिना किसी मेहनत के भर लिया आपके जॉइंट डायस्टोल स्टेज में ही। अब हमने क्या किया? ऊपर से ब्लड आता जा रहा है, 70% वेंट्रिकल भर गए। अब हमने कहा थोड़ा और जोर लगा देते हैं भैया, इन एट्रिया को और पिचका देते हैं, थोड़ा और जोर लगाएंगे, बचा हुआ 30% वेंट्रिकल भी भर जाएगा। तो हमने क्या किया? जानबूझ के एट्रिया को पिचका दिया। एट्रिया को पिचकाएंगे तो एट्रिया में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो हमने क्या किया? एट्रिया को पिचकाया, ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ गया। तो वेंट्रिकल जो 70% भरे हुए थे अब क्या हो गए? 100% भर गए। वेंट्रिकल जो 70% भरे हुए थे अब क्या हो गए? 100% भर गए। गुरुजी ये बात हमको समझ में आ गई। यानी पहले वेंट्रिकल सिर्फ 70% भरे हुए थे, हमने जब एट्रिया को पिचकाया तो इनमें बाकी जो ब्लड था ये भी आके वेंट्रिकल में भर गया। तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से वेंट्रिकल में फुल ब्लड आ गया, इनमें फुल ब्लड भर चुका है।
यस, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन थी, तभी एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ पाया और 100% वेंट्रिकल भर सके। अब इनको सेमिलूनर वाल्व्स जो हैं, इनको हमने अभी भी बंद कर रखा है। हम कब खोलेंगे? जब हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हम खोलेंगे। यस, तो अभी के लिए हमने इनको क्या कर रखा है? सेमिलूनर वॉल्व्स को अभी भी बंद कर रखा है। जब हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब खोलेंगे। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया? वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखो, हम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे कि ब्लड आगे चला जाए, बहुत तेजी से पंप हो। हम ये नहीं चाहते दोबारा एट्रिया में चला जाए, तो ये जो आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, इसको हम बंद कर देते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को हम बंद कर देते हैं। और मेरे भाई, जब आप वॉल्व्स को बंद करते हो तो आवाज आती है। तो यहां पे पहली बार आवाज आई, इसे हमने कहा लब। जो फिल्मों में दिल के धड़कने की आवाज सुनाई देती है, धक 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 धक, वो एक्चुअल में होती है लब डब, लब डब। लब थोड़ी तेज आवाज है, डब थोड़ी धीमी आवाज है। तो पहली जो आवाज आई लब, पहली जो आवाज आई लब, वो कब आई? जब आपने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को क्लोज कर दिया कि आप वेंट्रिकल पिचका रहे हो मेहनत करके ब्लड आगे भेजने के लिए, पता लगा ब्लड पीछे चला गया। तो ये वॉल्व जो है, इनका काम ही क्या था? ब्लड के बैकफ्लो को रोकना। तो अब हम वेंट्रिकल्स पिचकाएंगे तो ब्लड पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। तो ये वॉल्व्स ओपन होनी चाहिए। तो हमने सेमिलूनर वॉल्व्स खोल दी, सेमिलूनर वॉल्व्स हमने खोल दी, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने बंद कर दी, जिससे लब की आवाज आई। तो जो वेंट्रिकल्स में ब्लड था, ये आपका अलग अलग जगह चला गया। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गई लंग्स के पास प्योरीफाई करने के लिए, और यहाँ जो आपकी एरोटा थी, ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चली गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हमने ब्लड का फ्लो करा दिया है। तो वेंट्रिकल्स भी खाली हो गए, वेंट्रिकल्स भी खाली हो गए। तो अब हम दोबारा नहीं चाहते कि ब्लड वापस आ जाए, इसीलिए हमने क्या किया? ये जो सेमिलूनर वॉल्व्स थी, इनको बंद कर दिया बैक फ्लो को रोकने के लिए। तो सेमिलूनर वॉल्व जब बंद हुई, जब वॉल्व्स बंद होती हैं तो आवाज आती है। तो जब आपकी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद हुई तो लब की आवाज आई, जब सेमिलूनर वॉल्व्स बंद हुई तो डब की आवाज आई। सेकंड हार्ट साउंड आपको देखने को मिला। और ये हार्ट आपका सेम वैसा हो गया जैसे कि आपका पहले था, जॉइंट डायस्टोल में चला गया। वेंट्रिकल अब आपके रिलैक्स मार चुके हैं, तो अब ये जॉइंट डायस्टोल में पूरा का पूरा हार्ट जा चुका है। दोबारा से आपकी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगी, दोबारा से आपका यहां से ब्लड आता रहेगा, 70% वेंट्रिकल को भर देगा। फिर हम एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 100% वेंट्रिकल भर जाएंगे। फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आगे ब्लड चला जाएगा, ऊपर ना चला जाए इसीलिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद कर देंगे। सारे के सारे सेम टू सेम इवेंट्स होंगे जो कि अभी तक हुए थे। अर्थात सबसे पहले जब हार्ट एकदम रिलैक्स्ड है, जॉइंट डायस्टोल में है, तो ब्लड आता गया एट्रिया से और वेंट्रिकल में जाता चला गया, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है। 70% वेंट्रिकल भर गया, आगे ब्लड नहीं गया क्योंकि आपकी सेमिलूनर वॉल्व्स जो है दे आर क्लोज्ड। फिर 70% तो ये भर गया था मामला, ऊपर से आपने एट्रिया को पिचकाया तो 100% आपके वेंट्रिकल्स भर गए, 100% आपके वेंट्रिकल्स भर गए अच्छे तरीके से। 100% वेंट्रिकल्स आपके यहां पर भर जाएंगे, ठीक है। आगे ब्लड ना चला जाए, क्योंकि हम चाहते हैं आगे ब्लड तब जाए जब हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, तो और प्रेशर से ब्लड जाएगा। तो अभी हम वेंट्रिकल्स भरे ही हैं, तो इन वॉल्व्स को क्लोज्ड छोड़ रहे हैं। जब वेंट्रिकल को मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं नहीं चाहता ब्लड ऊपर जाए, तो मैं इनको क्लोज कर देता हूं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व को। तो लब की आवाज आएगी, और सेमिलूनर वॉल्व मैंने खोल दी तो ब्लड अलग अलग जगह पर चला गया, लंग्स में एंड बॉडी पार्ट्स में चला गया। उसके बाद जब ये खाली हो गए तो हमने सेमिलूनर वॉल्व को भी बंद कर दिया, तो डब की आवाज आई कि कहीं ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। ये हमने सीखा, दिस इज योर कार्डियक साइकिल, करेक्ट। तो दिल में दो आवाजें आई, लब और डब, एक बीट में दो आवाज आती है, धक 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 धक, ऐसा नहीं, लब डब लब डब। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज हुई तो लब की आवाज आई, जो कि पहला हार्ट साउंड है और थोड़ा लाउडर सुनाई देता है। एंड सेमिलूनर वॉल्व जब आपने क्लोज करी तो सेकंड हार्ट साउंड आया, जो थोड़ा धीमा सुनाई देता है। यस, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? ब्लड वॉल्यूम पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में, यानी एक कार्डियक साइकिल में, हर वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया है? क्योंकि वेंट्रिकल अलग अलग जगह ब्लड पंप कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये वाला जो वेंट्रिकल है, ये आपका ब्लड को पंप करके भेज रहा है कहां? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। और ये वाला जो है, ये आपके ब्लड को भेज रहा है कहां पे? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, एरोटा के थ्रू। तो हर वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया है? हर वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया है एक बीट में? लगभग 70 ml के आसपास ब्लड पंप किया है। और कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट मतलब एक बीट में कितना आपका यहां पर ब्लड पंप हुआ है? 70 ml। और एक मिनट में आपका कितना होगा भैया? एक बार बीट करने पे 70 ml ब्लड पंप हुआ,
एंड आपका 72 बार दिल लगभग धड़कता है, तो 5040 ml यानी 5 लीटर के आसपास ब्लड पंप किया जाता है, जो कि आपका एवरेज अमाउंट भी है ब्लड का इन योर बॉडी। यस, यानी ब्लड जो है लगातार सर्कुलेट करता रहता है। 1 मिनट में आपका जो ब्लड है, जो आपकी बॉडी का ब्लड है, ये पूरा सर्कुलेट कर लेता है आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा बताने की कोशिश की गई। तो हर वेंट्रिकल एक बीट में कितना ब्लड पंप करता है? 70 ml के आसपास। और 1 मिनट में कितना कर लेगा? 70 ml एक बीट में। 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है लगभग लगभग, तो आपका यहां पर 5 लीटर के आसपास हो जाता है। 5 लीटर के आसपास हो जाता है। अब ये कार्डियक आउटपुट जो है एथलीट्स अपना बढ़ा भी सकते हैं। अपने कार्डियक आउटपुट को एथलीट्स बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि एथलीट है तो बहुत तेजी से दौड़ता है, उनकी बॉडी एग्रेसिवली वर्कआउट करती रहती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ये जो है नंबर ऑफ बीट्स इनको बढ़ा लेते हैं। जैसे अगर आप दौड़ भाग के आए हो तो आपका दिल जो है ज्यादा तेजी से धड़क रहा होगा, तो लेट्स से 80 बार धड़क रहा है, 85 बार धड़क रहा है, तो ब्लड जो पंप हो रहा है 70 ml, और 80-85 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर भी तो बढ़ जाएगा, 5 लीटर की जगह 6 लीटर हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट तो बढ़ा। तो इस प्रकार से स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी वो क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, अगर उनकी बॉडी बड़ी मजबूत है तो, राइट। लेकिन अगर नंबर ऑफ बीट आसानी से चेंज हो जा रही है, वो तो कर ही सकते हो, अगर दौड़ोगे भागोगे तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, सांस लेने का रेट बढ़ जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट ओवरऑल भी बढ़ जाता है। तो एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट हमारे कार्डियक आउटपुट से ज्यादा होता है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज ईसीजी। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डेफिनेशन देखिए, ये एक मशीन है। यस, अब देखो एक चीज जो यूजुअली आपको नहीं पता होती, पता होनी चाहिए, पर नहीं पता है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ईसीजी क्या होता है? समझ लीजिए आपके हार्ट में कुछ तकलीफ है, तो डॉक्टर आपको सबसे पहला, सबसे सिंपल, सबसे कॉमन जो टेस्ट कराने को बोलेंगे दैट इज ईसीजी। तो क्या होता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है, बीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और ऐसा एक फर्रा बन के आपके पास आ जाता है। कंप्यूटर में भी ये फर्रा दिखाई देता है ना, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होता है। कंप्यूटर में भी इस प्रकार का फर्रा आपको दिखाई दे रहा होता है, और एक पतली सी पेपर स्ट्रिप के ऊपर भी ये आपको मिल जाता है। वो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं और आपकी बीट्स को स्टडी करके वो एनालाइज करते हैं पैटर्न्स को कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो ये जो ईसीजी है, इसमें आपको एक ग्राफ मिलता है, ये पेपर मिलता है, ये ग्राफ मिलता है, जिसके ऊपर आपके हार्ट की बीट्स जो है वो रिकॉर्ड हुई होती हैं। ये जो ग्राफ है जो आपको मिलता है, फर्रा जो आपको मिलता है, इसे तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं। और जो मशीन है जिससे हम ये काम कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्राफ है वो ग्राफ नहीं है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं, और जो मशीन है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ये जो मशीन है इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और जो सच में ग्राफ निकल रहा है, जो फर्रा निकल करके आ रहा है, जो शीट निकल के आ रही है, जो एनालिसिस रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। करेक्ट? तो मशीन का नाम ग्राफ है, एंड ग्राफ का नाम, पेपर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये आपने देखा, ये आपने जाना, ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की यानी मशीन की हम बात करेंगे, एक मशीन जो कि रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसे हम ईसीजी कहते हैं। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग नोट कर रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं कि हार्ट में आखिर चल क्या रहा है, किस प्रकार की बीट्स बन रही हैं। यस, तो यहां पे अगर आप देखें स्टैंडर्ड ईसीजी, जो सिंपल ईसीजी होता है, इसमें 3 लीड्स होती हैं जो कि आपके शरीर पे लगाई जाती हैं। 2 लगाई जाती हैं एट लेफ्ट एंड राइट रिस्ट, 2 लगाई जाएंगी आपके रिस्ट पे यानी कलाइयों पे, और 1 लगाई जाएगी एट लेफ्ट एंकल, लेफ्ट साइड के टकने पे जो है, एंकल पे जो है आपकी लगाई जाएगी। तो लेफ्ट और राइट रिस्ट पे एज वेल एज 1 लगाई जाएगी आपके लेफ्ट एंकल पे। ये 3 लीड्स जो है स्टैंडर्ड ईसीजी में लगाई जाती हैं। इसके अलावा आपका कॉम्प्लेक्स ईसीजी भी आता है, कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, जहां पर आपकी 6 लीड्स चेस्ट पे भी लगाई जाती हैं। यानी 2 लीड्स आपकी रिस्ट पे लगाई जा रही हैं, 2 लीड्स आपके एंकल पे लगाई जा रही हैं, एंड 6 लीड्स आपकी चेस्ट पे भी लगाई जाती हैं, तो टोटल 10 लीड्स हो जाती हैं। यानी नॉर्मल वाले में सिर्फ लेफ्ट एंकल पे लगाया, यहां पे आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी ठीक तरीके से मॉनिटर करने के लिए आपके रिस्ट पे भी लगाया, दोनों साइड, एंकल पे भी दोनों साइड लगा दिया, राइट वाले पे भी लगा दिया, और चेस्ट के अलग अलग रीजन पे भी आपने 6 लीड्स लगा दी, जैसे 2 यहां पर लगा रखी हैं, 2 यहां लगा रखे हैं, 2 यहां लगा रखे हैं, टोटल 10 लीड्स हो गई जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है, न्यूरॉन जो है, मसल जो है, इन पे ना चार्ज होते हैं। जैसे यहां पर देखिए बाहर की साइड प्लस चार्ज है,
अंदर की साइड, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज है, बाहर की साइड प्लस चार्ज है, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसे हम कहते हैं रेस्ट वाला स्टेट। नॉर्मल, अगर बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। अब ये जो रेस्टिंग स्टेट है, इसका अगर उल्टा हो जाए तो हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी डिलीट हो गई पोलराइजेशन, उल्टा हो गया पोलराइजेशन का, तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। फिर रीपोलराइजेशन दोबारा से पहले जैसी होगी आपकी मेम्ब्रेन, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं। इन सब के बारे में आप आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं, जब मैं बकायदा आपको न्यूरोलॉजी पढ़ा रहा हूंगा उस टाइम पर भी मैं आपको ये सारी चीजें डिस्कशन करके बता दूंगा। बस आप अभी ये देख लो कि हार्ट में चेंजेस आते हैं, हार्ट में थोड़े से चार्जेस में चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं हर बीट के दौरान, उनको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो ईसीजी के माध्यम से। जैसे यहां पर, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं समझ में आया छोड़ दो, सिंपल है। इतना समझ लीजिए, हार्ट की जो मेम्ब्रेन्स हैं, बाहर पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, अंदर नेगेटिवली चार्ज, इसे हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो गया, डिलीट हो गई पोलराइजेशन, डिलीट हो गई पोलराइजेशन यानी पहली वाली चीज का उल्टा हो गया, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो डीपोलराइजेशन कहेंगे। और पहले जैसा हो गया रीपोलराइजेशन, री का मतलब होता है अगेन, दोबारा से पोलराइज हो गई, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पहले जैसी हो गई, तो रीपोलराइजेशन इसको कहा जाएगा। तो यहां तक की बातें क्या हुई कि जो मशीन है इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो सच में ग्राफ है, जो सच में शीट है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सिंपल ईसीजी में 3 लीड्स लगाई जाती हैं, 2 आपके रिस्ट पे, एक लेफ्ट एंकल पे, और कॉम्प्लेक्स ईसीजी में 10 लीड्स लगाई जाती हैं, 2 आपकी रिस्ट पे, एक लेफ्ट एंकल पे, एक राइट एंकल पे, और 6 आपकी छाती पे, चौड़ी सीना पे, जॉन सीना पे लगाई जाती हैं। तो ये 10 लीड्स वाला ईसीजी आपका हो गया है। दिखता कैसा है स्टैंडर्ड ईसीजी, ये आप देखें। ये आपका दिल एक बार धड़का, इसमें आया एक क्यू पी, फिर क्यू आर एस, फिर टी, पी क्यू आर एस 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 टी। इस प्रकार से आप पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। नाउ ये पी जो है छुटका सा है, टी जो है छुटका सा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका बड़ा है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका बड़ा है। अब मैं कहूं कि यह है आपके दिल की एक धड़कन, यह है आपकी दिल की एक धड़कन, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। धड़कन काउंट करना है तो किसको देख के आसानी से काउंट कर लोगे? मैं कहूं इसको देख के काउंट करो, एक मैं कहूं इसको देख के काउंट करो, एक मैं कहूं इसको देख के काउंट करो, एक मैं कहूं इसको देख के काउंट करो। भाई ये साफ पकड़ में आ रहा है ना, पीक, इसको काउंट करना आसान है, ये तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, पी है कि टी है पता ही नहीं चलेगा, दोनों बराबर बराबर साइज के हैं लगभग। ग्राफ तो और छोटा होता है, उसमें तो पता ही नहीं लगेगा पतली सी पट्टी पे, ये देख के पता लग रहा है कि दिल एक बार धड़क गया, 2 बार धड़क गया, फिर तीसरी बार धड़क गया, एंड सो ऑन। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको एग्जैक्टली बताता है कि दिल कितनी बार धड़का है। नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीट्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये पहाड़ की चोटी देख लो मेरे भाई कितनी है, यहां 2 बार आपकी चोटी बनी हुई है, यानी मेरे पास जितना ईसीजी का फर्रा है, यहां 2 बीट्स की रिपोर्ट है मेरे पास, एक बार दिल धड़का, 2 बार दिल धड़का, बीट्स की रिपोर्ट है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ बीट्स मुझे बता रहे हैं। अगर ये लाइन सीधी सीधी चली जाए, पी, कई बार फिल्मों में आपको दिखाया जाता है कि ईसीजी एकदम स्ट्रेट हो गई, यानी दिल धड़कना बंद हो गया, यानी मेरे भाई तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मशीन से पी की आवाज आई और खेला खत्म, है ना। तो यहां पर मेरे दोस्त एक्चुअल में क्या है, कार्डियक साइकिल के ही सारे के सारे इवेंट्स आपको इस ईसीजी में दिखाए जाते हैं। कार्डियक साइकिल के ही, कार्डियक साइकिल में मैंने आपको क्या बताया, पहले आपका हार्ट एकदम रिलैक्स्ड है, जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए छोटे छोटे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए बड़े बड़े, तो एट्रिया रिलैक्स हो गया, और फिर वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर गए, करेक्ट। तो ये जो छोटू है, पी है जो छोटू, ये क्या है, एट्रिया सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, यह है एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल यानी इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ये अब रेस्ट पे नहीं रहा, पोलराइज्ड नहीं रहा, डीपोलराइजेशन हो गई है इसमें, यानी सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, चेंजेस आ गए हैं इसमें। भाई देखो, पहले आपका मेम्ब्रेन पे कोई चार्ज था, वो उल्टा पुल्टा हो गया, यानी चेंजेस आ गए, पहले आपका एट्रिया रिलैक्स, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चेंजेस आ गए, फिर दोबारा रिलैक्स हो जाएगा, तो रिपोलराइज हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ये जो सबसे पहले छोटू देखने को मिला है, इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे चैम्बर थे एट्रिया, ये क्या कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए, यानी आपके क्या हो गए, आपका यहां पर डीपोलराइज हो गए,
एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, बेसिकली इसको हम कह रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स है। अगले टाइम क्या हुआ, क्यूआरएस में अब वेंट्रिकल बड़े बड़े हैं, तो ये जब धड़केंगे तो भाई अच्छा खासा आपको ग्राफ दिखाई देगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एट्रिया रिलैक्स हो गए, एट्रिया रिलैक्स हो गए, पर एट्रिया छोटे छोटे हैं तो इनका रिलैक्सेशन वाला जो पीक है वो ठीक से दिखा नहीं। वेंट्रिकल बड़े बड़े हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके पीछे एट्रिया भी आपका रिलैक्स हुआ है लेकिन दिखा नहीं। लेकिन वेंट्रिकल जो मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये आपको बड़ा सा पहाड़ जैसा पीक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एट्रिया भी रीपोलराइज हो गया, पहले की तरह रिलैक्स हो गया, लेकिन इनविजिबल है इसका पीक, क्योंकि मेरे भाई इसके आगे क्या दिखाई दे रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। वेंट्रिकल जो है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, डीपोलराइज हो चुके हैं। तो अब एट्रिया रिलैक्स और आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं इस केस में। आगे क्या हो गया, टी पे वेंट्रिकल भी आपके रिलैक्स हो गए, यानी वेंट्रिकल भी क्या हो गए, रीपोलराइज हो गए, वेंट्रिकल भी क्या हो गए, रीपोलराइज हो गए। यानी यहां पर क्या हुआ, पहले हार्ट एकदम रिलैक्स था, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे चैम्बर्स, तो छोटा सा पीक बना। यहां पर देखिए आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े चैम्बर्स, तो मेरे भाई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। और आगे चल के वेंट्रिकल भी आपका रिलैक्स हो गया, यानी रीपोलराइज हो गया। फिर यहां भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, फिर आगे चल के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स। इस प्रकार से आपको ये पूरा ईसीजी देखने को मिलता है, अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, बढ़िया तरीके से आपको ईसीजी देखने को मिल रहा होता है। तो ईसीजी पे अब अगर एबनॉर्मल पीक आ जाएंगे, है ना, तो मेरे भाई डॉक्टर्स बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या समस्या चल रही है, क्या पंगा चल रहा है। नॉर्मल ईसीजी आना जरूरी है। जैसे मैं कुछ केसेस आपको बता देता हूं, ये आपको याद नहीं करने, आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पर फिर भी लेट्स से एनलार्ज्ड पी अगर आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये पी जो है ये आपका नॉर्मल से बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एट्रियल इन्फ्लेमेशन हो गई है, एट्रिया में ऑरिकल्स में सूजन आ चुकी है। क्योंकि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब ये पी करवा रहा था, अगर उन्हें ज्यादा जोर लग रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने में, इसका मतलब एट्रिया में प्रॉब्लम चल रही है, एट्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर एनलार्ज हो गया है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये अगर और बड़ा हो गया है नॉर्मल वाले से, ये अगर और बड़ा हो गया है, तो मेरे भाई इसका मतलब वेंट्रिकल में प्रॉब्लम चल रही है, वेंट्रिकल इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। अगर टी आपका यहां पर एनलार्ज हो चुका है, नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसका मतलब हाइपर कैलेमिया हो चुका है, हाइपर कैलेमिया, के फॉर कैलेमिया, के फॉर पोटेशियम, के ही बोलते हैं पोटेशियम को, तो इसका मतलब पोटेशियम की मात्रा बढ़ी हुई है। जो कि आपको तीनों ही केसेस याद नहीं करने हैं, मैं बस बता रहा हूं कि नॉर्मल ईसीजी जो है वो देखते हैं डॉक्टर बता देते हैं कि सब कुछ ठीक है, आपके हार्ट की एक्टिविटी सही चल रही है। लेकिन अगर गड़बड़ी है तो वो भी ईसीजी देखकर बता देते हैं कि भाई आपके हार्ट में, आपके दिल में कोई तो समस्या है और आपको इसका निवारण करना चाहिए। ईसीजी देखकर भी काफी चीजें पता लग जाती हैं। करेक्ट। नाउ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कैसे करें। तो मेरे भाई आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक है, मायोजेनिक, जेनिक जनरेशन, मायो मसल, यानी मेरे भाई जो मसल है ना, हमारे हार्ट की जो मसल है इनको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या है, नोडल टिश्यू है, नोडल मस्कुलेचर है, खुद ही खुद हम हार्ट की जो है कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं। तो ऑटोनॉमिक यहां पर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, नोडल टिश्यू है हमारे पास एसए नोड एंड एवी नोड, एसए नोड हमारा पेस मेकर है, एवी नोड हमारा पेस सेटर है। तो एसए नोड जो है यही आपका सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन का और कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करा देता है। रेगुलेटरी सेंटर क्या है भैया, मेड्यूला है, मेड्यूला है। आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया था कि रेस्पिरेशन का भी मेन जो रेगुलेटरी सेंटर है वो क्या है, मेड्यूला है। एम फॉर मेन सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, एम फॉर मेड्यूला। यहां पर आपका सर्कुलेशन का भी, कार्डियक एक्टिविटी का भी मेन रेगुलेटर कौन है, मिस्टर मेड्यूला है। यहां पर अलग अलग प्रकार के जो नर्वस रिस्पॉन्स हैं ये भी हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो रिस्पॉन्सेस हैं ये भी कंट्रोल करते हैं, जैसे सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस रिस्पॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब जो आपको एक्टिवेट कर दे, फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार कर दे, या तो भागो भाई पीछे कोई पड़ गया है तो, या फाइट करो, लड़ो, दोनों में ही एक्टिविटी चाहिए। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या है आपका, ईट एंड स्लीप, खाओ सो जाओ, डू नथिंग, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो समझ लीजिए अगर आपकी बॉडी एक्टिव है, भाई कुत्ता पड़ गया है आपके पीछे, तो दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। एथलेटिक्स करने वाले एथलीट्स की तरह आप भी तो भाग रहे हो, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। यहां पर देखो पैरासिम्पैथेटिक, मस्त सो रहे हो चद्दर तान के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट कम रहेगी, कुछ कर ही नहीं रहे, तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट भी तो आपका कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा गुरुजी। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज आपको एक्टिवेट करती हैं, सिंपैथेटिक सिग्नल्स आपको एक्टिवेट करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक आपको रिलैक्स कर देते हैं, तो कार्डियक एक्टिविटी भी आपकी कम हो जाती है।
करेक्ट। जैसे ये आपके ब्रेन का एक पार्ट मैंने बना रखा है, ये है आपका पोन्स रीजन, जिसे रेस्पिरेशन पढ़ते टाइम हमने न्यूमेटैक्सिक सेंटर कहा था। ये यहां पर है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसमें आपका कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर है, यानी मेडुला रीजन यहीं पर आपका क्या था, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी था, और यहीं पर आपका कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर भी है। यानी मेनली ये जो मेडुला है यही रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, यही आपका सर्कुलेशन को भी रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल भी हो सकता है। जैसे न्यूरल कंट्रोल में हमने देखा कि सिंपैथेटिक हार्ट रेट बढ़ा देगा, पैरासिंपैथेटिक आपको रिलैक्स कर देगा। यहां पर हार्मोनल कंट्रोल में भी क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल में एड्रेनलिन जो है आपको एक्टिवेट करता है, रश करा देता है आपको, एड्रेनलिन रश। तो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन है, जिसको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है, ये आपको एक्टिवेट कर देगा। ये एड्रिनल मेडुला से बनते हैं। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे गुरुजी अमन नाम से। आगे चल के तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में हम पूरा ही पढ़ेंगे। एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल ग्लैंड में भी दो चीजें होती है ना, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल मेडुला से क्या बनता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बनता है। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन बनता है कहां से, एड्रिनल मेडुला से। और एड्रेनलिन रश जब आएगा बॉडी में मेरे भाई, असीम ताकतें आपके अंदर आ जाएंगी, तो हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ेगा। करेक्ट। थायरोक्सिन भी आपका मिलता जुलता काम कर सकता है। मेन जो आपके हार्मोन्स है दे आर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। तो सिंपैथेटिक नर्वस रिस्पांस एंड एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन क्या करते हैं, ये आपका बेसिकली कार्डियक आउटपुट तगड़े तरीके से बढ़ा देते हैं और आपको एक्टिव रखते हैं। करेक्ट। ये आपका रेगुलेशन, यानी मेनली कौन रेगुलेट करेगा, मेडुला। नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो सिंपैथेटिक आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, हार्ट की एक्टिविटी को, है ना, और पैरासिम्पैथेटिक आपको रेस्ट करा रहा है तो हार्ट की एक्टिविटी को घटा देगा। उसके अलावा हार्मोन्स में भी आपका एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड अप टू एन एक्सटेंट थायरोक्सिन भी आपका कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। समस्याएं देख लीजिए हार्ट से संबंधित, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं हार्ट से संबंधित जो आपको हो सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले हाइपर टेंशन, जिसे हम हाई बीपी भी कहते हैं। नाम में घुस जाओ खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, एक नलकी है, ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड दौड़ रहा है, तो क्या ये ब्लड वेसल की वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, लगाएगा गुरुजी। अगर किसी नलकी में कोई फ्लूइड बह रहा है तो क्या वो फ्लूइड उस नलकी की वॉल पे प्रेशर लगाएगा, लगाएगा, उसका यही काम है। इसी को हम कहते हैं टेंशन बढ़ना। हाइपर यानी बहुत ज्यादा, टेंशन यानी प्रेशर लग रहा है, तो हाई बीपी से कहते हैं। जब ब्लड बहुत तेजी से भागेगा ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल की वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, टेंशन क्रिएट करेगा। तो नॉर्मल जो हमारा बीपी होता है ये होता है 120/80, यानी जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को धक्का मारता है तो ज्यादा प्रेशर होता है 120 mmHg, एंड रिलैक्स स्टेट में आपका 80 mmHg। लेकिन हाई बीपी में क्या होता है, 120 से बढ़ के 140 हो गया एंड 80 से बढ़ के 90 हो गया, या इससे भी ज्यादा हो सकता है 140/90, या इससे ज्यादा अगर आपका बीपी हो गया है तो यहां पर ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स जो हैं वाइटल ऑर्गन्स की फट भी जाती हैं। इसे हम हेमरेज कहते हैं, यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपके ब्रेन में, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। किडनी और लिवर जैसे ऑर्गन्स में भी ब्लड वेसल्स फट सकती हैं हाई प्रेशर की वजह से। इसे हम कहते हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन। जैसे यहां पे ब्लड है, तो ये ब्लड जो है अगर बह रहा है इस वेसल में, तो इस वेसल की वॉल के ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, हाई टेंशन लगा रहा होगा ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो जितना ज्यादा तेजी से बहेगा, जितना ज्यादा ये प्रेशर क्रिएट करेगा, उतना ही ज्यादा वॉल्स पे टेंशन आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बीपी ठीक रहे, बहुत लो भी सही नहीं है, अदरवाइज बॉडी के कई पार्ट्स तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा। लो बीपी है, ठीक प्रेशर है ही नहीं, तो ठीक से सर्कुलेट ही नहीं कर पा रहा, और बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो भी वॉल्स को मेरे भाई नुकसान पहुंचा रहा है, नसें फट जाएंगी। इसलिए रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर होना बहुत जरूरी है। यह है आपका हाइपरटेंशन। तो 120/80 इज आर नॉर्मल बीपी। अगर 140/90 या उससे ऊपर चल रहा है आपका बीपी, तो इसका मतलब दिक्कत है, गड़बड़ है, हाइपरटेंशन है। दूसरी जो बीमारी है ये है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे कैड भी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या इसे कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या हो गया, ये आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में अलग अलग चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, फाइबर्स डिपॉजिट हो गए। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो ब्लड वेसल है इसका रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ब्लड ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर्स, ब्लड वेसल का जो
मेन इलाका है जिसके थ्रू ब्लड बह रहा था वो कम हो जाता है, घट जाता है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक स्टेट। यस, इसे कहते हैं हम अथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, क्योंकि यहां जो आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज आ गई है अलग अलग चीजों के जमा होने की वजह से। यस, तीसरा है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना, नाम में आ रहा है ना, ना का क्या करें गुरुजी? ना मतलब ना पहुंच पा रही है ऑक्सीजन आपके हार्ट मसल तक, यानी या तो बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचेगी या ऑक्सीजन ना पहुंच पा रही है आपके हार्ट मसल तक। हार्ट की मसल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट की मसल तक ऑक्सीजन अगर कम पहुंच रही है तो आपको तेज छाती में दर्द होगा। तो मिडल एज यानी लगभग 32, 35 इसके आसपास या एल्डर एज में ज्यादा कॉमनली एंजाइना देखने को मिलता है, यानी छाती में दर्द उठ जाता है और भी इसकी हायर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मेनली यह है कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर हार्ट मसल, जिससे आपको चेस्ट पेन हो सकता है, मसल्स वीक होने लग जाती हैं धीरे धीरे कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसे एंजाइना बोला, ना से याद रखी कि मेरे भाई यहां पर आपका दिक्कत हो जाती है ऑक्सीजन ठीक से ना पहुंच पाने की वजह से। यहां 3 टर्म है जो एक जैसी दिखाई देती है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, तीनों ऐसा लगता है सेम सेम ही तो है गुरुजी, अलग क्या है? लेट मी टेल यू कि ये तीनों चीजें अलग हैं। सबसे पहली चीज जो है इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के नाम से ही डिकोड कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया। हार्ट का काम क्या है गुरुजी? हार्ट इज आवर पंपिंग ऑर्गन, इसका काम है ब्लड को पंप करना। फेलियर कब होगा हार्ट? इसका काम था ब्लड को पंप करना, अगर मेरे भाई ये ब्लड पंप नहीं कर पा रहे तो इसको फेलियर कहेंगे, कहेंगे। तो इफ हार्ट डू नॉट पंप द ब्लड एफिशिएंटली, इसका काम था ब्लड को पंप करना, अगर वही करने में ये फेल हो गया तो इसे क्या कहेंगे? फेलियर कहेंगे। इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि यहाँ पे मेन जो सिम्टम है लंग्स कंजेशन, यानी लंग्स भरे भरे महसूस होंगे, ऐसा लगेगा लंग्स भी आपके ब्लॉक हो चुके हैं, कंजेशन हो चुकी है ना, ऐसा लगेगा सिकुड़ चुके हैं, ठीक तरीके से सांस नहीं आएगी, लंग कंजेशन। जैसे नाक बंद हो जाती है ना जुकाम में, इसे नजल कंजेशन कहते हैं, है ना, आपकी पाथवेज ब्लॉक हो जाती है, नाक ब्लॉक हो जाती है, सांस ठीक तरीके से नहीं आती, ऐसे लंग्स जो है ये आपके कंजेस्ट हो जाएंगे। तो लंग्स कंजेशन इसका मेन सिम्टम है, इसे हम कह रहे हैं हार्ट फेलियर। हार्ट का मेन काम क्या है? हार्ट का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना, अगर वो करने में ये फेल हो गया तो इसे हार्ट फेलियर कहेंगे, इसे हार्ट फेलियर कहेंगे। मेन काम था ब्लड पंप करना, वही नहीं कर पा रहा है। दूसरा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक यानी हार्ट अरेस्ट, अरेस्ट कर लिया है, हथकड़ी से बांध दिया है, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, अरेस्ट कर लिया है, हार्ट अब कहीं मूव नहीं कर सकता, यानी ये बीट नहीं कर पा रहा है। हार्ट का मेन काम है बीट करना, बीट ही नहीं कर पा रहा है, अरेस्ट कर दिया। व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, डिफेक्ट आ जाता है नोडल टिश्यू में, ऐसे नोड वगैरह में, तो बीटिंग का सिग्नल ही जनरेट नहीं कर पाया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, खेला खत्म। बीट ही नहीं कर रहा है तो कोई ब्लड पंप नहीं होगा बॉडी में, तो आपका कार्डियक अरेस्ट, हार्ट को अरेस्ट कर लिया है तो आपका बीटिंग इसने स्टॉप कर दिया। कार्डियक फेलियर, फेलियर कब होता है? हार्ट का मेन काम है ब्लड पंप करना, जब ये ब्लड ठीक से पंप ना कर पाए तो हार्ट फेलियर कह दिया। तीसरा है हार्ट अटैक। ये मेरे पास हार्ट है, इसको मैं अटैक करूं, अटैक करूं, हार्ट किसका बना है? कार्डियक मसल का बना है, इसको अगर मैं अटैक करूं तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। मायो यानी मसल, यानी हार्ट की मसल को मैं अटैक कर रहा हूं, तो हार्ट की मसल पे मैं अटैक कर रहा हूं। यस, ये जो है आपका हार्ट है। यस, ये जो यहां पर हमने बना रखा है पिंक कलर का, ये आपका हार्ट है। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो मसल जो है, ये आपकी मसल जो है ये डैमेज हो गई है ना, इस पर ठीक तरीके से आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से डैमेज हो जाती है। यानी तीनों नामों को ठीक से पढ़ो, तीनों नामों को ठीक से पढ़ो। हार्ट फेलियर, हार्ट का मेन काम क्या था? ब्लड को पंप करना, अगर ये ब्लड ही पंप नहीं कर पा रहा तो फेलियर हुआ अपने काम में, तो ब्लड पंप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है तो इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि लंग कंजेशन इसका एक मेन सिम्टम है। तो फेलियर या कंजेस्टिव फेलियर इसको कहा जाता है, यानी कि अपने मेन काम में ही फेल हो गया, ब्लड ही नहीं पंप कर पा रहा है ठीक तरीके से। दूसरा कार्डियक अरेस्ट, हार्ट आपका बीट कर रहा था, इसको अरेस्ट कर दिया, अब इट हैज स्टॉप्ड बीटिंग, तो कार्डियक अरेस्ट। आपका हार्ट अटैक, हार्ट की मसल पे मैं अटैक कर रहा हूं, मसल ही डैमेज कर दी, दैट इज हार्ट अटैक। अलग अलग चीजें हैं, हमने यहां पर डिकोड कर ली हैं बढ़िया तरीके से, करेक्ट? यस गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखिए, अ स्पेशल न्यूरॉन सेंटर that regulates the cardiac function through ANS is located in,
मेरे भाई मेन आपका जो है वो कौन कंट्रोल करेगा, आपके कौन सा न्यूरल पार्ट कंट्रोल करेगा आपके कार्डियक एक्टिविटीज को? मेडुला कंट्रोल करेगा। मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी यही था, यहां पर भी मेन कंट्रोल यही कर रहा होता है, ठीक है। हार्मोन के थ्रू करेगा आपका कौन? एड्रिनल मेडुला। हार्ट बीट बिकम्स फास्टर ऑन स्टिमुलेटेड बाय, सिंपैथेटिक है तो हार्ट बीट फास्टर होगी, पैरासिम्पैथेटिक में नहीं, तो ये दोनों आपके डिलीट हो जाते हैं नीचे वाले। सिंपैथेटिक एंड एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन हार्ट बीट बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट नहीं बढ़ाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक से भी एलिमिनेट कर सकते थे। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल कैन डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, एकदम सही बात है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी तेजी से आपका सिग्नल जनरेट करेगी। डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, यस इट डिक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट, क्योंकि हार्ट बीट ही घट रही है तो आपका कार्डियक आउटपुट घटेगा, तो ओवरऑल उत्तर क्या आ जाता है मिस्टर? डी आ जाता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज, बीपी अगर बढ़ गया है आपका 120/80 से बढ़कर के 140/90 या उससे भी ज्यादा हो गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका हाइपरटेंशन कहा जाता है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसे क्या कहा जाता है? अथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। आर्टरीज में कैल्शियम, आपका फैट वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फाइबर्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं। व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड इन एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई इट इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे बताओ? व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, यहां पर देखिए कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बीट करना बंद कर गया है, अरेस्ट हो गया है। हार्ट फेलियर, ब्लड पंप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। मसल्स को डैमेज करा, मसल्स पे अटैक किया तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्लोजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ लाउडर साउंड, लाउडर साउंड कौन सा था? लब। और पहला साउंड कब आता है? जब आपकी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होती हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होती हैं। क्लोजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ लाउडर साउंड? मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड है ठीक है, ट्राइकस्पिड है ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों आ गए, ज्यादा बेटर। क्या सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, ज्यादा बेटर है। सेमिलूनर में तो डब का साउंड आएगा जो कि लोअर साउंड है। एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, राइट साइड में है आपका क्या? ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में है आपका क्या? बाइकस्पिड, तो दोनों का ही नाम आ गया एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ये बढ़िया सवाल था, इसको इसलिए स्टार मार्क कर दिया है। इन दिस फिगर पीक पॉइंट ए रिप्रेजेंट बाय द लेटर पी क्यू आर एस टी, तो आर यहां पर आ रहा है, आर यहां पर आ रहा है। Which one of the following statement correctly explains a phase or event in cardiac cycle in standard ECG? स्टैंडर्ड ECG के लिए कौन सी बात करेक्ट है? QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। QRS बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब वेंट्रिकल, बड़े चैम्बर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत हो गई। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहां पर, ठीक है। टाइम बिटवीन S एंड T, ये है आपका P Q R S T। टाइम बिटवीन S एंड T रिप्रेजेंट्स एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया सिर्फ यहां धड़का, बाकी पूरा 0.7 सेकंड डायस्टोल ही चल रहा है, तो ये बात भी आपकी गलत है। P वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। P जो है इसका मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ना कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो उत्तर वही आ गया आपका, 2 आ गया, जो पहले हमें करेक्ट मिल गया था, पर फिर भी हमने देख लिया। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ECG, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, हमें पता है P Q R S T, ये अगला स्टार्ट हो गया, इस पे आ जाएगा P। ए क्या है आपका? P वेव है, एंड इट इज एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, नहीं मेरे भाई, इट इज स्टार्टिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो स्टार्ट हुआ है एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे, है ना। ए यानी PP इंटरवल, P और P के बीच में ही 72 हार्ट बीट्स है भाई, ये पूरा ECG ही एक बीट है, एक QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ रहा है। BCD जो है इसको हमने क्या कह दिया? QRS कॉम्प्लेक्स कह दिया। इट इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल यहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी डीपोलराइजेशन है। E क्या है आपका? टी वेव। E क्या है आपका? टी वेव। इट इज एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल यहां कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां रिलैक्स कर गया, है ना, तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां रिलैक्स कर गया तो सिस्टोल खत्म, यानी डायस्टोल आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो ठीक बात है। यहां आपका दोनों चैम्बर पहले आपके रिलैक्स थे, फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल आपका मस्त है यहां पे आपका एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड आगे चल के दोनों रिलैक्स हो गए, तो एंड हो गया यहां पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, तो एकदम ठीक बात है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, ये आपको देखने को मिला। दिस इज अबाउट योर कंप्लीट चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब एक्सक्रीशन लोकोमोशन, दो लेक्चर एक एक दिन में ही हम लोग डाल देंगे, है ना। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हर दिन एक एक चैप्टर हम लोग पढ़े।
एंड न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत छोटा है, एक दिन में वैसे ही हो जाएगा। केमिकल कंट्रोल थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है, एक दिन में हो जाएगा। बायोटेक आप चाहे तो पूरी एक दिन में कर सकते हैं। संडे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे, संडे को बैठ करके पूरी बायोटेक पढ़ी जा सकती है इज्जत ईमानदारी से। एंड उसके बाद मेरे भाई हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। एंड फिर चुटुर पुटुर ही चैप्टर बचेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं कोई चैप्टर भी कंसिडर नहीं करता, सुप्रीमली थ्योरेटिकल, सुप्रीमली इजी। फिर आपका ह्यूमन हेल्थ डिजीज कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, कुछ कुछ समझने की चीजें हैं, बाकी ओवरऑल थ्योरेटिकल है। एंड आपका फिर इवोल्यूशन आ जाता है, उसमें कुछ चीजें समझने की हैं, कुछ थ्योरेटिकल। तो कोई बहुत तगड़ा मसाला बचेगा नहीं। मेन आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोटेक है, इसीलिए यहां पर हम स्लो चल रहे हैं। बाकी फिर आगे थोड़ा सा पेस बढ़ाई जाएगी और जो डेस्टाइन्ड आपका टाइम टेबल है उससे पहले ही जो आपका प्लानर में डेट्स डली हुई हैं। आई नो यू आर कंसर्न्ड एंड यू आर कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ ऑल्सो। डेली ऑलमोस्ट मेरे को लगभग कितने मैसेज आ रहे हैं मैं बता भी नहीं सकता आपको, मतलब 20-25 मैसेज तो मेरी आंखों के आगे आ जाते हैं। और भी ऐसे कई मैसेजेस हैं जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। मैं जानता हूं भाई अब तो एकदम शक्ल पे आ गए हैं सारी की सारी चीजें, अब तो छुपाना बनता नहीं है। देखो भाई रेग्रेस हुई है, हेल्थ सामने है, लेकिन आई एम डूइंग वेल, है ना। धीरे धीरे थोड़ा सा अब क्योंकि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ हेल्थ के ऊपर, बस मैं सिर्फ दवाइयां और मेडिकेशन और अपने इंजेक्शन ले रहा हूँ, तो वही है कि उससे जितना हो पा रहा है उतना हो पा रहा है। बट आई एम नॉट क्रिटिकली वर्किंग ऑन इट। आई हैव इंप्रूव्ड माय डाइट, वो सारी चीजें जो मैं कर सकता हूँ। हाथ पैर नहीं हिला रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन आई डेफिनेटली गेट बैक ऑन ट्रैक। एक बार आपका पेपर हो जाए, मैंने आपसे जो प्रोमिस किए हैं वो मैं पूरे कर दूं। एक बार पेपर हो जाए 3 मई को, 4 मई को आपका पेपर सॉल्व करा के इज्जत से आपको बता के कि हाँ भाई पूरा पेपर लड़ा है अच्छे तरीके से, फिर मैं नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा ध्यान दूंगा। अभी थोड़े लड़ाई के कुछ दिन बाकी हैं, है ना। इट्स 6 अप्रैल, तो है भाई, रहता है अभी कुछ 27-28 दिन का काम रहता है। ये करके आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन ट्रैक। तो कल हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन स्टार्ट कर देंगे या लोकोमोशन स्टार्ट कर देंगे, जो आपको ठीक लगे आप नीचे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेटा वाले चैप्टर हो चुके हैं। एक्सक्रीशन में भी ठीक ठीक डेटा है, तो थोड़ा परेशान ना हो जाओ, इसलिए चाहो तो लोकोमोशन स्टार्ट कर सकते हो। आपकी मर्जी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, जैसा आप बोलो वैसा हम स्टार्ट कर देंगे। कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है नहीं। 1-2 दिन के गैप पे सारे ही पढ़ने हैं, पर थोड़ा सा अभी तक ये टॉपिक्स भी कंसेप्चुअल थे, बट थोड़े से ज्यादा डेटा सेंट्रिक थे, नाम बहुत सारे हैं। तो लोकोमोशन अगर चाहो तो वो स्टार्ट कर देंगे। नीचे मैं एक बार कमेंट बैठ करके एनालाइज कर लूंगा। अभी जस्ट मैं ये लेक्चर डलवा देता हूं और कमेंट्स एनालाइज करके मैं रात को 10-11 बजे तक कमेंट्स देख लूंगा, जो भी आप बोलोगे वो करा देंगे। पढ़ने 4 दिन के अंदर चारों ही चैप्टर्स हैं, बट स्टिल एक बार देख लेंगे कि प्रायोरिटी क्या रखनी पड़ेगी, एंड देन वी विल डू द बायोटेक पार्ट। तो होपफुली हमारा ये वीकेंड होगा, तब तक बायोटेक का टर्न आ ही जाएगा। तो हम लोग टिश्यू वगैरह या तो संडे को कर लेंगे, बायोटेक पहले कर लेंगे, या फिर बायोटेक संडे को रख लेंगे हम एक दिन पूरा, जिससे कि कोई और क्लास आपकी मर्ज ना हो, एंड अल्टीमेटली वी विल किल बायोटेक। ऑलराइट, तो चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी, सब अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। यहां ज्वाइन हो जाना एक बार, कुछ लेकर आ रहा हूं, कुछ पेपर्स डालने वाला हूं यहां पर, मॉक टेस्ट है फुल लेंथ, तो उनको अटेम्प्ट कर लेना एक बार, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा डालूंगा, तो एक बार देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, चलो ध्यान रखो, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।